स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4 अप्रैल को होने वाले गणित के पेपर के बारे में, जिसमें 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके आने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने कुल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, जिसमें से ही 12 प्रश्न आपके पेपर में आने के पूरे चांस हैं। और हर प्रश्न से संबंधित मैंने कुछ और प्रश्न भी बताए हैं, जो आपके पेपर में बहुत मदद करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह आज का वीडियो आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेगा और आपके नंबरों को बढ़ाने का काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो चलिए इसका पहला सवाल करते हैं, जो कि पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं से है। पहला प्रश्न है, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का एचसीएफ 2 है, तो a का मान होगा। तो अपना ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है 4 और डी है 5। तो आप पॉज करके इसको हल करें। अगर आपको नहीं आता है तो वापस से रीस्टार्ट करके इसका उत्तर देखिए कि अपना एक सूत्र है, दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। और इस पर एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी, एक तो है a और एक है 18। तो दोनों संख्याओं का गुणा हम करेंगे, वो किसके बराबर होगा, HCF 2 इंटू LCM 36। ठीक है, तो जो 18 है वो 36 से 2 बार कट जाएगा, तो A बराबर अपना हो जाएगा 2 इंटू 2। तो A की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, A का मान आ जाएगा वो है 4। तो अपना ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं में एक प्रश्न और भी आ सकता है कि आपको मान लो कोई दो संख्याएं दे दी, उसका लसअप ज्ञात करो। जैसे प्रश्न आ गया 12 और 18 का लसअप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपके आ सकता है। वो कैसे निकालना, आपको गुणनखंड करने हैं दोनों के अलग अलग, और फिर आपको उसका मान निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है वह कह रहा है कि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 12 में शून्यों की संख्या है। बहुपद में जो शून्यों की संख्या होती है, वो सबसे बड़ी घात जितनी होती है उतने ही उसमें शून्य पाए जाते हैं। जैसे यह 5x स्क्वायर है यहाँ पर, तो x की घात 2 है, इसमें पूरे बहुपद की घात भी 2 कहलाएगी वो, और उसमें शून्यों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपका बी जो आंसर है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुपद में आपका एक प्रश्न और भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए समीकरण आपको नहीं दिया है और सीधा प्रश्न पूछ लेंगे कि रैखिक बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, और अगर उसकी घात 1 है तो उसमें शून्यों की संख्या भी 1 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 2 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। अब संतुष्ट करने वाला युग्म कैसे, यहाँ पर आपको दो वैल्यू दे रखी है ऑप्शन ए में, 2, -2। यहाँ पर जो कोमे से पहले वाला होता है 2, वो x का मान है और ये y का। तो जहां x लिखा है उसमें अपन 2 रखेंगे, और जहां y लिखा है वहां पर -2 रख करके इसको देखेंगे कि बराबर 2 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये मैं 2 का 2 लिख रहा हूं, इंटू x का जो मान है मैं ऑप्शन ए से देख रहा हूं, एक बार उसको हल करके ये मैंने 2 लिख दिया, प्लस का जो ये प्लस है वो मैंने लगाया यहाँ पर, ये 3 का 3 लिखूंगा, इंटू y का जो मान है -2, यहाँ पर मैं -2 y का मान भी लिखता हूं और इसको हल करता हूं। तो 2 × 2 हो जाएगा 4, प्लस का प्लस, और देखो यहाँ पे 3 को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 6 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं मैं, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आता है, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा। अब 4 में से -6 बड़ा वैल्यू 6 का है,
तो 4 में से 6 घटेगा तो 2 आएगा, और 6 जो बड़ा है उसके आगे माइनस है तो माइनस का 2 अपना उत्तर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बराबर में आ रहा है वो माइनस का नहीं आ रहा है, तो जो अपना पहला आंसर है ए वाला वो गलत है। ए ऑप्शन इसका गलत उत्तर है। अब बी ऑप्शन को रख करके देखते हैं। इसमें x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 2, तो समीकरण 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे -2, ठीक है, प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 का 3 इंटू, अब y का मान जो है वो 2 लिखेंगे अपन, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस का 4 आएगा, प्लस 3 दूना 6। अब देखिए ये संख्या जो है, संख्या दोनों समान है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस था वो 6 के आगे था और यहाँ पर माइनस है वो 4 के आगे। यहाँ पर भी घटेगा, यहाँ पर भी इसका उत्तर 2 ही आएगा, लेकिन प्लस का 2 आएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह हमेशा लगता है। तो यहाँ पर प्लस का 2 और अपने यहाँ पर बराबर में भी देखिए प्लस का 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो यह हमको ध्यान में रखना है। अब और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ, जो कहता है रेखिक समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रेखाएं होंगी, कैसी होंगी? संपाती होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। जब तीनों ही वैल्यू बराबर हैं तो वह रेखाएं संपाती होती है और इसके अनेक हल होते हैं। मैं वापस से पूरा बता देता हूं, जैसे कि a1/a2 और b1/b2, जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं ऐसा होगा, इसका मतलब आपका होता है प्रतिच्छेदी। ठीक है, लेकिन जब a1/a2 और b1/b2 बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 वो बराबर नहीं होगा, मान लीजिए ऐसा है, तब वो क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, और समांतर इसका मतलब कोई हल नहीं। प्रतिच्छेदी होगा तो प्रतिच्छेदी में एक हल होता है, समांतर में कोई हल नहीं होता है। और जब ऐसे तीनों ही बराबर हैं, इसका मतलब हो जाएगा संपाती। तो यहाँ पर तीनों बराबर दिए हैं, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और इसका हो जाएगा संपाती, अनेक हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो ये सीधा भी बन सकता है और एक और भी बन सकता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रेखाएं कि कितने हल हैं। तुम्हारा उत्तर में दे देंगे ऑप्शन में कि कोई हल नहीं, एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, या इनमें से कोई नहीं। तो उस अगर तीनों ही समान हैं तो अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होंगे। ठीक है, इसका 5वां सवाल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो ए ऑप्शन दे रखा है b² - 4ac बराबर 0, बी है b² - 4ac लेस देन 0, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो ए ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, जब b² - 4ac लेस देन 0 होता है, इसका मतलब इसके मूल काल्पनिक होंगे, और b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे या असमान होंगे। ठीक है, और हमको जो पूछा है मूल वास्तविक तथा समान, तो इसका ए ऑप्शन जो है b² - 4ac बराबर 0 वह इसका सही है। तो इस चौथी प्रश्नावली में से आपके एक और सवाल भी पूछ सकते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो हमको आना चाहिए कि गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है और द्विघाती सूत्र विधि है। आपको इन 3 ऑप्शन में आपको देख लेना है और उसका उत्तर अपने को देना है। ठीक है, इसका जो छठा सवाल है वह भी द्विघात समीकरण से ही मैंने लिया है, जो उसी सूत्र पर आधारित है। यदि द्विघात समीकरण x² + kx + 4 = 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। ठीक है,
अभी मैंने आपको बताया था कि जब मूल समान होते हैं तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। तो b का जो मान है वहां पर एक्स स्क्वायर को जो गुणांक होता है वो होता है a, x का जो गुणांक है वो होगा b, और जो अचर संख्या है वो होता है c। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स का जो गुणांक k, यहाँ पर k का स्क्वायर हम लिख लेंगे -4 ए का जो मान है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, क्योंकि एक को किसी से भी गुणा करे वह वही रहता है, इसलिए इसका गुणांक 1 है यहाँ पर। ठीक है, और c की वैल्यू है 4, तो गुणा 4 बराबर 0 हम कर लेंगे इसको। के स्क्वायर का के स्क्वायर -4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 बराबर 0। 16 का उधर पक्षांतर कर लेंगे हम तो आ जाएगा के स्क्वायर बराबर 16, और जैसे ही के से स्क्वायर हटाएंगे हम तो हमारा हो जाएगा के बराबर 16 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 16 का मान होगा +-4 होता है, लेकिन यहाँ पर -4 तो कहीं दे नहीं रखा है, इसलिए जो डी उत्तर है हमारा +4 वही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं छठे सवाल के बाद सातवें सवाल की तरफ, जो समांतर श्रेणी का है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, 19 का प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। तो प्रथम पद भी कहते हैं और इसको जो ए से भी हम दर्शाते हैं। ठीक है, और सार्वंतर को हिंदी में सार्वंतर कहते हैं, और उसका जो चिन्ह है प्रतीक चिन्ह वो है डी। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं आता है प्रथम पद और लिखा हुआ आता है कि का ए का मान तथा डी का मान बताइए, तब भी वह प्रथम पद और सार्वंतर ही है। तो जो पहला पद है, पहला जो संख्या लिखी हुई है 3, वो तो हो जाएगा उसका प्रथम पद, तो उसका मान हो गया 3। और सार्वंतर का मतलब होता है सभी के बीच में अंतर। जैसे 3 और 7 के बीच में अंतर कितना है, +4, संख्या बढ़ रही है तो +4। ठीक है, 7 और 11 के बीच में अंतर कितना है, वो भी +4 है। ठीक है, ऐसे सभी के बीच में अंतर कितना है, 4 4 ही आ रहा है, तो डी का जो मान होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि सार्व का मतलब होता है सभी का, अंतर का मतलब होता है अंतर बाकी। ठीक है, तो ए का मान 3 और डी का मान 4, यहाँ पर किस में आ रहा है 3 और 4, 3 और 4 यहाँ पर सी में आ रहा है, तो आपका सी उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें और भी प्रश्न आ सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी आपको दे दी और उसके आगे के 2 पद और लिखिए, तो आपको क्या करना है, उसी में 19 में 4 को और जोड़ देना है, और 19 और 4 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, ऐसा, और 23 का अगला पद क्या हो जाएगा, फिर उसमें 4 जोड़ दो 27। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो देखिए हमारा जो ग्राफ होता है उसमें एक तो होता है ये एक्स अक्ष और एक होता है ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलते हैं, ये जो बिंदु है बीचों बीच का ये वाला, वो कहलाता है मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। मतलब x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा, तो उसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की तरफ। बिंदु 2, -3 की x अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए हम यहां पर बना लेते हैं, ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y अक्ष। ठीक है, यह बिंदु हम बना लेते हैं, x पर 2 तो 1 और ये 2। ठीक है, और y पर -3 नीचे की तरफ आएगा, 1 2 और ये 3, तो यहाँ -3 हो जाएगा, और ये 2, तो यह बिंदु जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब ये जो बिंदु है उसकी किससे x अक्ष से दूरी बतानी है, ये x अक्ष से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो ये जो दूरी है आपकी, ठीक है, इस दूरी के बराबर होगा। ये कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी कितनी है, 3 के बराबर।
तो ये दूरी भी 3 के बराबर ही होगी। ठीक है, और दूरी कभी माइनस में नहीं आ सकती है, तो माइनस को अपने को नहीं लेना है, तो बी जो इसका उत्तर होगा वो सही होगा। और सीधा सा आप ऐसा ग्राफ में नहीं जाना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट भी लिख सकते हैं कि जब एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तब आप y का मान लिख लीजिए 3, माइनस नहीं लेना है क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। या अगर आपको मान लीजिए इसी प्रश्न में y अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष से दूरी हो जाएगी आपकी 2, x का मान। ठीक है, मैं फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए वापस से बता रहा हूं और 100% आपका यह परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, जब x अक्ष से दूरी पूछें तो यहां पीछे वाला जो मान है ये मान आपको उत्तर में लिखना है और माइनस तो लेना ही नहीं है। ठीक है, और y अक्ष से पूछे तो y अक्ष से पूछेगा तो तुमको ये पहले वाला जो मान है वह लेना है 2। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, बिंदु -5,7 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? ठीक है, तो देखिए x का मान माइनस में कहां पर होता है? यहां पर होता है, मान लीजिए -5 यहां पर है। ठीक है, और 7 y का मान 7 कहां पर आएगा? यहां पर मान लीजिए ऊपर की तरफ आएगा, तो वह जो बिंदु होगा वो यहां पर स्थित होगा। ठीक है, अब ये कौन सा चतुर्थांश हुआ? ये है अपना फर्स्ट, ये है सेकंड, तो अपना जो उत्तर होगा वो हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब सी इसका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, tan 45 प्लस cot 45 का मान क्या है? तो tan 45 का मान जो होता है उसके लिए आपको सारणी अच्छे से आनी चाहिए और इसका एक सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला है इस सारणी से और ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। tan 45 का मान होगा 1 प्लस cot 45 का मान भी होता है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, तो आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसमें मान लीजिए एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है जो सारणी से नहीं है, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा? तो अपना ये जो प्रश्न है वो साइन 90 माइनस थीटा वाला जो पूरक कोण है उससे संबंधित है, तो साइन 18 डिग्री का जो मान होगा वो साइन 90 माइनस 72 करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस 72 ऊपर हो जाएगा और नीचे भी कॉस 72 नीचे हो जाएगा। ठीक है, और वो एक दूसरे से कट जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इन दोनों पे ही आधारित, एक तो सारणी पर और एक जो है 90 माइनस थीटा पूरक कोण वाले पर, उस पर आधारित आपका एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका यह परीक्षा में आने ही वाला है। तो एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए यह आपका एक वृत्त में बना रहा हूं और यह बाह्य बिंदु कोई है, बाह्य का मतलब बाहर स्थित है वृत्त के, उससे इस वृत्त पर कितनी ज्यादा से ज्यादा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? देखिए ये एक स्पर्श रेखा हो गई और ये एक दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, बस 2 ही अपन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मैं और खींचने जाऊंगा तो यह बीच से चली जाएगी, जो स्पर्श रेखा नहीं कहलाती है वह छेदक रेखा कहलाएगी, जो बीच से उसको काट करके जाती है वह छेदक रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा तो यहाँ पर जो टच कर रही है, वृत्त को छू रही है, वह स्पर्श रेखा कहलाती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 2। अब इससे संबंधित एक दो और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कैसे? तो देखिए प्रश्न पूछेंगे आपको, एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब यहां पर ऐसा नहीं कहा है कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, इसलिए हम बाह्य बिंदु नहीं लेंगे, खाली ये पूछा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर मैं चाहूं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बड़ा वृत्त बनाता तो बहुत सारी, तो उसका उत्तर तब आएगा अनंत। ठीक है, खाली वृत्त पर पूछा है तब। देखिए बहुत अलग अलग प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। एक पूछ सकता है तुमको कि वृत्त के ऊपर स्थित कोई बिंदु है,
ये मान लीजिए इसी के ऊपर है, उससे कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? उससे तो हम एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रश्न से अलग अलग प्रश्न बनते हैं। मैं वापस से बता रहा हूं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? अनंत। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो 2। और एक वृत्त पर स्थित स्पर्श से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो केवल 1। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न इसमें और ये भी पूछ सकते हैं कि वृत्त और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? वृत्त की त्रिज्या ये और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? तो यहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल, यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले वृत्त पर TA और TB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण AOB का मान बताइए। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये एक वृत्त है। यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले, इसका केंद्र है O, ठीक है, बाहर कोई स्थित बिंदु है T, उससे इस पर केंद्र वाले पर 2 स्पर्शरेखा खींचनी है। एक तो ये है, खींच ली मैंने TA, और दूसरी मैं खींच रहा हूं यहां से TB। ठीक है, TA और TB स्पर्शरेखा परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी है। यहां पर ये जो कोण बन रहा है वो 70 डिग्री का बन रहा है। तो कोण AOB का मान बताइए। A, ये O, ये B, ये जो कोण बन रहा है उसका मान मेरे को बताना है। तो सीधा सा उत्तर देखिए, यहां पर ये 1, 2, 3 और 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब ये चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में मैंने अभी आपको बताया कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और नीचे भी सेम ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर भी 90 का, तो इन दोनों का योग 180 हो गया। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। जब इन दोनों का 180 हो गया, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा? 180। अब ये 70 हो गया है, तो सीधा सा कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको पूछे तो ज्यादा दिमाग इतना वृत्त नहीं बनाना है, सीधा सा उसको 180 में से घटा करके आपको उत्तर लिख लेना है। ठीक है, चलो 14वां सवाल देखते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब दो वृत्त हैं तो दोनों में पाई का मान तो समान ही होगा, तो वो तो पाई आएगा। मान लो पहले वृत्त की जो त्रिज्या है उसका मान है R1 और दूसरे की जो त्रिज्या है वो हम ले लेते हैं R2। तो पाई आर स्क्वायर, पहले के R1 और दूसरे का R2, इन दोनों का अनुपात मेरे को दे रखा है 9:4, मतलब 9/4। ठीक है, अब यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर बचेगा। तो मैं दोनों का साथ में स्क्वायर लगा लेता हूँ, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/4। जैसे ही यहां से ये स्क्वायर इधर जाएगा तो यहां पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ अंडर रूट हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3, और 4 का अंडर रूट होता है 2। तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया? 3/2, मतलब इनका अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और कभी कभी इसमें क्षेत्रफल की जगह आपको परिधि भी दे सकते हैं, तो इससे संबंधित आपको जो सवाल है वो थोड़े से देख लेने हैं। और इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है या उसकी परिधि का सूत्र क्या है। ठीक है, 15वां सवाल हम देखते हैं। एक घनाभ की माप 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वह होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
तो उसका जो आयतन हो जाएगा 18 इंटू 12 इंटू 9। ठीक है, ये घनाभ का आयतन हो गया। उसमें हम क्या करेंगे, घन के आयतन, घन बनाने, तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब। उसकी भुजा का मान कितना है 3, तो 3 के क्यूब का हम भाग लगाएंगे। 3 के क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देखो ये ऊपर वाला जो है वो घनाभ का आयतन है, बटे में हम घन का आयतन का भाग लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कितने घन बनेंगे वो उसका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि कितने घन बनेंगे उसका मान निकालने के लिए हमको बड़ा आयतन में से छोटी जो वस्तु बनेगी उसका भाग लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, 10 मीटर कपड़ा है, ठीक है, उसको हमको 2-2 मीटर के कटिंग करनी है, तो कुल कितने पीस बनेंगे, तो 10 में 2 का भाग लगेंगे तो 5 पीस हमारे बनेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया कि जो घनाभ का आयतन है वो बड़ा है, उसमें घन के आयतन का भाग लगा दिया, तो हमारे पास कितने आ जाएगा, घनों की संख्या आ जाएगी। तो 3 से ये 9 3 बार कट जाएगा, इस 3 से यह 3 फिर से कट जाएगा, और ये जो 3 है वह 12 से 4 बार कट जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, 18 इंटू 4, तो 18 इंटू 4 हो जाएगा अपना 72। ठीक है, आपका डी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वां सवाल। माध्यम, माध्यक और बहुलक के मध्य निम्न संबंध है। यह भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद कर लेना है कि माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में यह संबंध होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, कभी कभी इसको पक्षांतर करके भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि देखिए, 2 माध्य को मैं अगर इधर भेज दूं तो वो हो जाएगा बहुलक, बहुलक, और ये 2 माध्य इधर आ जाएगा तो प्लस 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यक। ऐसा भी आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जो ये मुख्य सूत्र दिया है वो आपको ध्यान में रखना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बंटन 5, 3, 9, 6, 7 का माध्य है। अब माध्य निकालना है तो माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इन सबका योग कर लेते हैं, 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ये तो हो गया आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, 1 2 3 4 और 5, 5 आ जाएगा। तो ऊपर इनका योग हो रहा है 30 और भाग में हो जाएगा 5, तो 30 में 5 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 6। ठीक है, तो यह तो माध्य के लिए मैंने बताया, ऐसा आपको माध्यक के लिए भी पूछ सकते हैं, बहुलक के लिए भी पूछ सकते हैं, है ना। तो बहुलक में तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा, माध्यक में आपको सम संख्या और विषम संख्या देख करके आपको निकालना है। ठीक है, कभी कभी एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ पर यह 3 नहीं दिया है, ठीक, और उसकी जगह आपको कह दिया कि इसका माध्य बराबर 6 है, तो यहाँ जो उसकी जगह x दे दिया है 3 की जगह, तो इस x का मान निकालो। तब भी आपको यही करना है कि आंकड़ों का योग 5 प्लस x प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 बटा 2 2 4 और 5, 5 संख्या है बराबर 6। तो यहाँ पर आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 20 और 27। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस x बराबर, इस 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 6 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 30। अब 27 को इधर पक्षांतर कर लो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 27, तो आपका उत्तर आ जाएगा बराबर 3। ठीक है, तो कभी ऐसा अलग से भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कंफ्यूजन करने के लिए। 18वां सवाल, 36 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या होगी।
36 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या, गोले के आयतन का सूत्र क्या है? गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर आपको मान दे रखा 36 पाई, ठीक है। अब पाई से ये पाई कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, और ये 4 से ये 36 भी कट जाएगा, क्योंकि ये बराबर की इधर है और ये बराबर की इधर है। कितनी बार कट जाएगा? 9 बार, ठीक है। अब इधर क्या बचेगा? आर क्यूब। हमें आर का मान निकालना है, इसलिए जो बटे में 3 है उसका भी पक्षांतर कर देंगे उधर, तो 9 इंटू वो पक्षांतर होने के बाद ऊपर अंश में चला जाएगा, 9 इंटू 3, तो आर क्यूब का मान हो जाएगा 27। अब जैसे यहाँ से क्यूब हटाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, उधर जाकर के घनमूल के रूप में हो जाएगा। ये घनमूल का चिन्ह है और अंदर 27 आ जाएगा, तो 27 का घनमूल क्या होता है? 3 होता है। तो इसका ए उत्तर आपका सही है, ठीक है। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है? अब प्रायिकता किसे कहते हैं या प्रायिकता का मान क्या होता है? तो प्रायिकता का मान 0 से लगा करके 1 के बीच में होता है, ठीक है। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पर जो माइनस वाला उत्तर आ रहा है वो आपका प्रायिकता नहीं है, तो इसका बी उत्तर सही है। क्योंकि देखो ए जो ऑप्शन है 5/7, अगर तुम 5 में 7 का भाग लगाओगे तो वह 1 से कम आएगा। सी जो उत्तर है 0.7, यह 1 से पहले से ही कम है। डी का जो मान है 25%, अब आप कहेंगे 1 से ज्यादा है, नहीं, 25% दे रखा। प्रतिशत का मतलब जैसे ही हम प्रतिशत हटाएंगे हर में जो है वो 100 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसका भाग लगाएंगे, 25 में 100 का भाग लगाएंगे तो 0.25 आता है, या 1/4 भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वह भी 1 से कम ही है। 1/4 का मतलब 1 के 4 टुकड़े करने हैं। अंतिम प्रश्न आज का 20वां प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी, ठीक है। अब एक पासे को फेंक रहे हैं, पासे में कुल कितने परिणाम होंगे? तो पासे के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6, कुल कितने परिणाम हो जाते हैं इसमें? कुल 6 परिणाम होंगे। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो इसमें एक तो 2 अभाज्य संख्या है, एक 3 अभाज्य संख्या है और एक 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कुल कितनी होगी? 3। तो हमारा प्रायिकता का जो सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 3 है बटा कुल परिणाम 6 है। तो 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 1/2। तो इसका बी उत्तर हमारा सही होगा, ठीक है। प्रायिकता में और भी छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि असंभव घटना का मान क्या होता है, तो उसका मान 0 होता है। निश्चित प्रायिकता का या निश्चित घटना का मान क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न इस प्रायिकता में बनते हैं। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं और जो छोटे प्रश्न हैं, रिक्त स्थान वाले हैं या अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, वह बिल्कुल ही सही होने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी परीक्षार्थियों का गणित का पेपर बहुत ही अच्छा जाए और आप बहुत ही अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होकर के अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।